हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं विद्युत से संबंधित कुछ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके बारे में। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड, देखिए आप जानते हैं जो एम्पियर होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है और सेकंड जो होता है वो समय का मात्रक होता है। तो हम वो फॉर्मूला याद करें जिसमें ये विद्युत धारा और समय आता है। आपको यदि याद हो, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर होता है I इंटू T। तो I का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड जो मात्रक होगा वो Q का होगा, यानी कि विद्युत आवेश का। तो इसीलिए एम्पियर सेकंड जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत आवेश का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किनके द्वारा होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आप लोगों को बताया था कि आवेश जो प्रवाहित होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होता है, तो इसीलिए विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। तो एक प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्लस में, अगर प्लस माइनस दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको प्रोटॉन पर आवेश जो होता है चूंकि प्लस में होता है इसलिए आपको उत्तर उसका प्लस में देना है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद जो प्रश्न कई बार पूछा गया है वो है, विभवांतर का मापक यंत्र क्या है। आपको याद होगा, बताया था कि जो विभवांतर मापा जाता है वो विभव मापी द्वारा या वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है और अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। इसके साथ साथ आपको याद होगा, जो अमीटर यानी कि जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको भी साथ साथ याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। यह हमने वीडियो में आपको बताया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। एक, बल्कि इसका मात्रक जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट शक्ति जो ऊर्जा है उसका मात्रक होता है और इसका मात्रक जूल में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। आपको बताया था एक किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है, यानी कि कितनी हमने बिजली खर्च की है, कितनी विद्युत खर्च की है, तो वो जूल में जो ये प्रश्न है किलोवाट घंटा यूनिट के बराबर होता है और यूनिट ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद जो प्रश्न है यह है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ कैसा आता है। आपको याद होगा, हमने V और I के बीच ग्राफ खींचा था, ऐसे V और I, और यहां ये सरल रेखा प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा सरल रेखा में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपको बताया था प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, तो इसीलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक प्रश्न ओम के नियम में आपने देखा होगा, V बराबर होता है IR, ये होता है प्रतिरोध R, तो R बराबर होता है V बटे I। V विभवांतर और I विद्युत धारा। विभवांतर का मात्रक आपको पता है वोल्ट होता है और बटे में है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी ऑप्शन में आ सकता है। वोल्ट प्रति एम्पियर भी प्रतिरोध का मात्रक है और ओम भी प्रतिरोध का मात्रक है। तो ओम लिखा आ जाए या वोल्ट प्रति एम्पियर आ जाए, ये दोनों इसके आर के यानी कि प्रतिरोध के मात्रक होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। यदि हम चालक तार का ताप बढ़ाएं तो उसके वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आप समझ ले, जब हम किसी चालक तार को गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो उसके परमाणु है उनमें कंपन बढ़ जाता है, तो वो मार्ग में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उनके मार्ग में गतिरोध ज्यादा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से किसी चालक तार को यदि हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, किसी भी तार को से यदि हम उसे गर्म कर दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसी में एक प्रश्न और बनता है कि यदि हम किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दें या उसकी लंबाई 3 गुनी कर दें तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही चालक तार है, उसकी लंबाई हमने दुगनी नहीं ली बल्कि हमने उसको खींच करके लंबा किया है। यदि हम खींच करके लंबाई 2 गुनी करते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना यानी कि घात 2 लगती है इसमें। तो यदि हम किसी चालक को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। यदि हम उसकी लंबाई खींचकर 3 गुनी कर देते हैं तो 3 की घात होती है 9, 3 की घात 2 यदि हम करें तो वो होता है 9। तो इस प्रकार से यदि हम चालक तार को खींच करके उसकी लंबाई 3 गुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। तो यानी कि लंबाई खींच करके जितनी लंबी हम करते हैं तो उसकी घात 2 हम इस प्रश्न में करते हैं। इसके बाद है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है। जिसका प्रतिरोध अति उच्च, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है तो उससे क्या होगा कि मार्ग में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में वो बहुत ज्यादा गतिरोध उत्पन्न कर देगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से जब किसी चालक तार का प्रतिरोध अति उच्च होता है तो इस प्रकार के पदार्थ वैद्युत रोधी कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा वैद्युत रोधी। ये अचालक नहीं होंगे बल्कि ये वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाएंगे। इसके बाद इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं में कौन सा गुण होता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनमें से इनमें से ये कौन सा गुण उनमें नहीं होता। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि चुंबकीय बल रेखाओं में कौन कौन से गुण मैंने बताए थे। वो निष्कोण होती है, चुंबकीय बल रेखाओं में कोई कोण नहीं होता, वो बंद वक्र बनाती है, वो बंद वक्र बनाती है। तीसरा गुण ये बताया था कि वे लगातार चुंबकीय बल का प्रदर्शन करती हैं। एक गुण ये बताया था कि वे, खास गुण, वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वो एक दूसरे को काट जाएंगी तो यहां चुंबकीय क्षेत्र 2 दिशाओं में हो जाएगा, जो संभव नहीं होता। ये मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था। तो ये इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अच्छे से तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से। अगर सब कुछ सही रहा, मुझे रेस्पॉन्स अच्छा सा मिला, तो अगले साल हम कक्षा 11 में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।